हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज राजुल श्रीवास्तव और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम चैनल पर। गाइज, आई एम सो सॉरी फॉर टेक्निकल इश्यूज। सुबह से आपकी क्लास लाइव नहीं हो पा रही है। ड्रिल प्रेरी सेशन में भी यही इशू गया और ये सेशन में भी यही इशू गया, पर डू नॉट वरी, आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए ये रिकॉर्डेड क्लास आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले मुझे आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बतानी है। और जैसा मैं पिछले दिनों से आपसे कहती आ रही हूँ कि एमपीपीएससी एंड व्यापम का जो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, इसके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन ले लिया। दोस्तों, जिन्होंने नहीं लिया है तो ये प्राइजेस आपके कल से बढ़ रहे हैं, टुमारो। तो जितने लोग भी सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, आज ही ले लीजिए। ओके, तो टेक आ सब्सक्रिप्शन टुडे, अदरवाइज आपके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यूज करें मेरा कोड RJ Live। दिस इज अ जेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं एमपीपीएससी का मेंस बैच में एक हिस्सा हूँ और यहाँ पे मैं आपको रात को 9 बजे MPGK पढ़ाती हूँ। हालांकि आज ये क्लास इस टाइम हो रही है क्योंकि 9 बजे टेक्निकल एरर के कारण क्लास नहीं हो पाई थी। इसके अलावा जेल प्रहरी का बैच कोर्स भी चल रहा है और वर्ग 3 का कोर्स भी वापस जल्द ही स्टार्ट होगा। मेरा नाम राजुल श्रीवास्तव है और MPGK की सीरीज से मेरी बस यही कोशिश है कि मेंस का जो बेसिक है ये आपका कवर हो जाए। मध्य प्रदेश का इतिहास आप ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ चुके हैं और अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले फिर से बताना चाहूंगी, जितने लोगों को नहीं पता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, एमपीपीएससी एंड व्यापम कैटेगरी सिलेक्ट करें यदि आप अपने भविष्य को साकार करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। देखिए, एमपीपीएससी एंड व्यापम का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से, आपको यहाँ मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। आपको यहाँ पर सारा सिलेबस कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, ये सारी चीजें मिलेंगी। और आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो आंसर राइटिंग के भी क्लासेस मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन के लिए ये कोड अप्लाई करेंगे आप RJ Live, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो लोग भी सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं आज ही लें, क्योंकि कल सुबह से इसके प्राइजेस, रात 12 बजे के बाद से इसके प्राइजेस बढ़ेंगे। तो बस खाली 2 ही घंटे आपके पास रह गए हैं। ये सारे कोर्सेज सितंबर मंथ में स्टार्ट हुए थे और अक्टूबर में भी बहुत सारे शानदार से कोर्सेज आने वाले हैं। मैं MPGK और इंडियन पॉलिटी आपको अक्टूबर में पढ़ाने वाली हूँ और अनअकैडमी पर आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं, जो है LLG यानी ज्योग्राफी की एक अद्भुत श्रृंखला, जो आपकी मदद करेगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को समझने के लिए। इट इज अ जेंटल रिमाइंडर गाइज, प्राइजेस बढ़ रहे हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, RJ Live कोड अप्लाई करके आज रात 12 बजे के पहले ले लीजिए। ओके, चलिए। अनअकैडमी की फीस 8,400 रुपये अभी है, डिस्काउंट के बाद ये 7,560 हो जाएगी RJ Live कोड अप्लाई होने के बाद। अदरवाइज आप कल लेते हैं तो ये 10,000 पार हो जाएगा। ओके, अब मेरे इतने सारे प्लस कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं और आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है सिंचाई और नदी घाटी परियोजना, दैट इज इरिगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु मैंने आपको पढ़ाई थी और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। मानसूनी जलवायु होने के कारण मध्य प्रदेश में बारिश भी अधिक होती है। ओके, अब समझने वाली बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश में बारिश तो ज्यादा होती है, लेकिन अधिकतर वर्षा है ये केवल जून से सितंबर माह तक ही होती है। अब इसके कारण यदि हम पूरी अपनी एवरेज रेनफॉल की बात करें, हम औसत वार्षिक वर्षा की बात करें, तो ये लगभग 112 सेंटीमीटर हो रही है, ठीक है, और वर्ष भर नहीं हो रही है। तो यदि कृषि को लेकर बात करें, आप एग्रीकल्चर को लेकर बात करें, तो उनके लिए जून से सितंबर तक के मंथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी महीनों का क्या? तो बाकी महीनों के लिए चाहिए पड़ेगी सिंचाई, इरिगेशन, तो बाकी महीनों के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती। अब ये आवश्यकता कौन पूरी करेंगी, है ना? तो सिंचाई अधिकतर होती है नदियों के पानी से।
और मध्य प्रदेश, अब क्योंकि भाग्यवश मध्य प्रदेश क्या है, नदियों का मायका है, हाउस ऑफ रिवर्स है, तो हमारे यहाँ पर पानी की तो कोई कमी है ही नहीं। मध्य प्रदेश की प्रमुख लगभग 10 नदियां जो हैं ये करीबन 81,500 81,500 मिलियन, ठीक है, मिलियन घन मीटर यानी 75% जो है लगभग इसका जो जल उपलब्ध जो है ये कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। काफी सारा जल है। और मध्य प्रदेश की कुल सिंचाई की क्षमता कितनी है, तो 30.25 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष इतनी सिंचाई मध्य प्रदेश को लगती है। तो आराम से ये जो नदियां हैं, 10 बड़ी नदियां मध्य प्रदेश की हैं, ये आराम से क्या कर देती हैं, सिंचाई की कमी को पूरा कर देती हैं। आइए समझते हैं कि मध्य प्रदेश में सिंचाई किस जिले में किस प्रकार से होती है। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है नहरों से, और यहाँ पे यदि मैं बता दूं तो नहरों से सबसे ज्यादा सिंचित होने वाला जिला होशंगाबाद है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, नहर का मतलब होता है कैनल। सबसे ज्यादा शुद्ध सिंचित जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा शुद्ध सिंचित जिला है मंडला। और तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचित जिला है, तालाब मतलब पॉन्ड, ठीक है। तो इससे सबसे ज्यादा सिंचित जिला है बालाघाट। तो यदि वन वर्ड में क्वेश्चन यदि आ जाते हैं एमसीक्यूज में, तो आपको ये तीनों जिले याद रखने हैं। होशंगाबाद सबसे ज्यादा सिंचित जिला नहर से, मंडला सबसे ज्यादा शुद्ध सिंचित जिला, और बालाघाट सबसे ज्यादा सिंचित और शुद्ध जिला है। चलिए, अब मध्य प्रदेश में किस स्रोत से सबसे ज्यादा सिंचाई होती, देखिए कोई सा भी प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, सिंचाई के यही साधन है। या तो देखो नहर से होगी, या तालाब से होगी, या फिर नलकूप और कुओं से होगी। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई जो है ये नलकूप और कुओं से होती है। ओके, कहाँ कहाँ पर होती है, मध्य मालवा, बुंदेलखंड, सतपुड़ा और नर्मदा घाटी, ये ऐसे हिस्से हैं जहां नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। लगभग 67% हिस्सा जो है यहाँ पे नलकूपों से सिंचाई होती है। इसके बाद नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। नलकूपों के बाद चंबल घाटी, मध्य प्रदेश, मालवा और सतपुड़ा क्षेत्र में। और तीसरे नंबर पर सबसे कम इस्तेमाल होता है सिंचाई के लिए तालाबों का। तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र है ना जो हमारा, और पश्चिमी भाग है, इन क्षेत्रों में तालाब से सिंचाई होती है। चलिए कुछ समझते हैं इसके बारे में। अब हमें वो सारे जिले समझने हैं जहां मध्य प्रदेश में कुओं के माध्यम से सबसे ज्यादा सिंचाई हो रही है, और वो जिला है मंदसौर जिला, जहां कुओं से सबसे ज्यादा सिंचाई हो रही है। अब नलकूपों से बात करें तो यहाँ पर इंदौर ऐसा जिला है जहां नल और कूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। साथ में यदि कुछ अन्य स्रोतों की बात करें तो सबसे ज्यादा अन्य स्रोतों का इस्तेमाल विदिशा जिले में सिंचाई के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे पहले नहर का निर्माण जो है ये वेनगंगा नदी पर नहर बनाई गई थी। 1923 में मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर का निर्माण हुआ। नदी का नाम था वेनगंगा नदी। अब मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन की स्थापना कब हुई थी, ये 1976 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1976 में हुई थी। और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, ये 1980 में हुई थी, 1980 में हुई थी। इट इज क्लियर, ये समझ में आ गया है। तो आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके मध्य प्रदेश में चलने वाली बड़ी बड़ी नदियों की परियोजनाओं की बात करते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की काफी पुरानी और काफी बड़ी नदी परियोजना है जो 1984 में शुरू हुई थी। नदी परियोजना का नाम है इंदिरा सागर परियोजना। किस नदी पर चल रही है ये, तो नर्मदा नदी पर चलने वाली ये परियोजना है। इस पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है जो कि कहां पर है, खंडवा जिले के पुनासा में मौजूद है। ठीक है, अब इस परियोजना का शिलान्यास यानी फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया, 23 अक्टूबर 1984 को ये योजना शुरू हुई। और इसका नाम पता है क्यों इंदिरा सागर परियोजना रखा गया, क्योंकि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी जी ने इसका शिलान्यास करा और इन्हीं के नाम पर इस परियोजना का नाम इंदिरा सागर परियोजना पड़ा। ये परियोजना जो है ये 27 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 2004 से 1000 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन कर रही है। तो इस पर दोनों चीजें चल रही हैं, ये सिंचाई के काम में भी आ रही है और ये बिजली यानी विद्युत उत्पादन के काम में भी आ रही है। अब यहीं पर नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटकर जी द्वारा किया गया था। तो सवाल कई बार आते हैं कि वो कौन सी परियोजना है जहां पर मेघा पाटकर जी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। वो परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना, पुनासा खंडवा। ओके, चलिए अब अगली परियोजना है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना। इसका शिलान्यास 5 अप्रैल 1961 में हुआ। किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करा और इसका लोकार्पण जो है ये 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करा और नर्मदा नदी पर गुजरात के बड़ौदा जिले के केवड़िया गांव के पास इसको बनाया गया। अब इसका नाम सरदार सरोवर इसलिए भी रखा गया है क्योंकि इसी के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा गया, जो कि 182 मीटर ऊंची है, ये उसी के पास है और इसी के कारण नाम सरदार सरोवर परियोजना है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 57% ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है। मध्य प्रदेश को 27% मिलता है, महाराष्ट्र और गुजरात को 16% मिलेगा। ओके, चलिए तीसरी बड़ी परियोजना मध्य प्रदेश की है ओमकारेश्वर परियोजना। नदी नर्मदा है, खंडवा जिले के ओमकारेश्वर के मानधाता गांव कौन सा है? मानधाता, जिस कारण से ओमकारेश्वर परियोजना को मानधाता परियोजना भी कहा जाता है। इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 1.43 लाख हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है और विद्युत उत्पादन कितना करता है ये? तो 520 मेगावाट का ये विद्युत उत्पादन करता है। चलिए कुछ छोटी छोटी परियोजनाओं की बात कर लेते हैं, जैसे माहेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर चल रही है और खरगोन जिले में स्थित माहेश्वर जहां पे ये परियोजना चल रही है। ओके, बरगी परियोजना जिसका नाम रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी है और ये बरगी नदी पर जबलपुर, मंडला और शिवनी को इसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है सिंचाई के क्षेत्र में। ओके, चलो तीसरी परियोजना है चंबल नदी परियोजना। ये चंबल नदी पर चल रही है। शिवपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर इन सभी को इसका फायदा हो रहा है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी घाटी परियोजना, इसका प्रारंभ 1954 में हुआ और इसका निर्माण 3 चरणों में हुआ है, 3 फेसेस में हुआ है। कौन सा? सबसे पहला बनाया गया गांधी सागर। कहाँ पे बनाया गया? तो मंदसौर की भानपुरा तहसील में 1960 में इसको बनाया गया। दूसरा बनाया गया राणा प्रताप सागर। ये गांधी सागर बांध से ही करीबन 56 किलोमीटर ही दूर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 1964 में बनाया। और एक है जवाहर सागर जो इसका तीसरा चरण था, इसे 1971 में बनाया गया और राणा प्रताप सागर से करीबन 32 किलोमीटर दूर कोटा राजस्थान में बनाया गया। तो ये कैसे फैला हुआ है कि गांधी सागर मध्य प्रदेश में आ जाता है और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में चले जाते हैं। ठीक है, एक कोटा बैराज है। ठीक है, तो ये राजस्थान के कोटा में एक अवरोधक ब्रिज है। ये क्या है? एक अवरोधक बांध है कि पानी का बहाव यदि बहुत तेज है तो ये उसे रोकेगा और इसे भी 1960 में बनाया गया। बाईं ओर की नहरें राजस्थान व दाईं ओर की नहरें मध्य प्रदेश में कृषि को सींचती हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बाण सागर परियोजना की। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? आप एक शब्द याद रखेंगे जो है सोने का बाण, यानी सोन नदी पर चल रही है बाण सागर परियोजना और शहडोल, रीवा, सीधी, कटनी इन सारे जिलों को इसका फायदा भी मिल रहा है।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार की ये एक संयुक्त परियोजना है और इस पर बना है देवलोध शहडोल में एक बांध भी बना है। ओके, अब आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जोबट परियोजना का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों, जोबट परियोजना का एक और नाम है जिसे कहते हैं चंद्रशेखर आजाद परियोजना। हथनी नदी पर चल रही है ये परियोजना और धार को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब एक और सवाल आता है इससे मिलता जुलता। अक्सर परीक्षाओं में देखा है कि हलाली परियोजना को और किस नाम से जानते हैं। तो हलाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर के नाम से जानते हैं। हलाली नदी पर है ये और विदिशा और रायसेन को इसका बहुत फायदा मिलता है। एक और सवाल आजकल पूछा जाता है कि माता टीला बांध परियोजना को किस नाम से जाना जाता है। तो माता टीला बांध परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है और ये बेतवा नदी की एक काफी ज्यादा अहम परियोजना है। मध्य प्रदेश के 6 और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, एक संयुक्त परियोजना है और यहीं पर माता टीला जल विद्युत गृह भी मौजूद है। ओके, और बेतवा नदी पर ही ललितपुर जिले में राजघाट बांध मौजूद है। चलिए अगली परियोजना की बात करते हैं। सीतारेवा परियोजना सीतारेवा नदी पर ही है और छिंदवाड़ा के घूमर कैंप को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अपर वेदा परियोजना वेदा नदी पर है और फायदा किसको मिल रहा है। तो खरगोन को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो आप अपर वेदा के बारे में समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी अगली परियोजना और अगली परियोजना का नाम है दोस्तों तवा परियोजना। तवा परियोजना जाहिर सी बात है तवा नदी पर है और क्योंकि आपने नदियां पढ़ी हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि होशंगाबाद जिले को इसका फायदा मिल रहा है। पेच परियोजना की बात करें तो पेच नदी पर है और छिंदवाड़ा, शिवनी एवं बालाघाट लाभान्वित है। बाघ परियोजना बाघ नदी पर है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाई क्षेत्रों को इसका बहुत फायदा मिलता है और सीमा पर सिरपुर गांव, कौन सा गांव, सिरपुर गांव में एक बांध बनाया गया है और महाराष्ट्र के क्षेत्र को सिंचाई के लिए इसका बहुत फायदा मिलता है। चलिए आज के दिन की महत्वपूर्ण और आखिरी परियोजना जो है 52 थड़ी परियोजना, इसे राजीव सागर नाम से भी जाना जाता है और 52 थड़ी नदी पर बनी है। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र को इसका बहुत फायदा बन रहा है और एमपी और महाराष्ट्र के बीच में भंडारा नाम का एक छोटा सा जिला आता है। ओके, यहाँ पर इसको बनाया गया है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ संयुक्त सिंचाई परियोजना की। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये सारी संयुक्त परियोजनाएं चल रही हैं। यहाँ पे चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये सारी नहरें जो है इस परियोजना के अंतर्गत आती है। अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान मतलब हमारे 4 राज्यों में जो परियोजना है ये काफी बड़ी परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना, क्योंकि इसका लाभ 4 प्रदेशों को मिल रहा है। ओके, चलो अब कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में पेच परियोजना चल रही है और बाघ परियोजना चल रही है, काली सागर परियोजना चल रही है, 52 थड़ी परियोजना चल रही है। तो ये 4 परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में चल रही है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोनों ही पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन बिहार हमारा पड़ोसी राज्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है एमपी, यूपी और बिहार के बीच बाण सागर परियोजना चल रही है। ओके, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना और उर्मिल परियोजना चल रही है। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा सेशन था। कल से हमारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर होगी, लाइव क्लासेस होंगी रात 9 बजे। उनके लिए आपको तैयार रहना है। बहुत फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप कल पछताएं नहीं। आज रात 12 बजे तक का टाइम है
एमपीपीएससी एंड व्यापम के जो सब्सक्रिप्शन है इनकी प्राइजेस बढ़ रही है। आज जो सब्सक्रिप्शन आपको 8,400 और आरजे लाइव कोड अप्लाई होने के बाद 7,560 का मिल रहा है, वो कल से करीबन 10,000 तक का आपको मिलेगा। तो जल्द ही सब्सक्रिप्शन लें 12 बजे के पहले। प्रोसेस एकदम सिंपल है। आप अपने प्ले स्टोर पर जाकर मोबाइल के अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करें, आपके सामने ये ऐप ओपन हो जाएगा, इसे इंस्टॉल कीजिए। जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपको एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, एमपीपीएससी एंड व्यापम। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको टॉप एजुकेटर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन, डेली डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको बहुत सारे बैचेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने ये पेमेंट पेज ओपन होगा। 24 महीने सिलेक्ट करें, 8,400 रुपये इसकी फीस है। नीचे आरजे लाइव कोड आप अप्लाई करें और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करें। उसके बाद अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, सब्सक्रिप्शन अभी 7,560 का है, कल से प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो अप्लाई करना नहीं भूलें। मेरा कोड आरजे लाइव, आपके डेमो के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल लाइव क्लास होगी, रात 9 बजे ही होगी और डिजिटल बोर्ड पर होगी। ओके, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि ये क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना और मेरा एक छोटा सा काम ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी सारे स्टूडेंट्स तक इस क्लास को पहुंचा दें, क्योंकि लोग 9 बजे क्लास एक्सपेक्ट कर रहे थे पर आज ये इस टाइम हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक।